शुरू किया जाए बाबू कार्यक्रम। केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, देखो इससे पहले जो केमिस्ट्री का हम लोग जो भी चैप्टर पढ़े हैं ना, वो सब आणविक द्रव्यमान वगैरह जो निकालने का है, वो फीचर है जो हम लोगों को यूज होता रहेगा थ्रूली पूरे के पूरे केमिस्ट्री में। तो वो समझो एक तरह से प्लेटफॉर्म तैयार करने वाला चैप्टर था। चैप्टर की शुरुआत हम लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर से होता है, परमाणु की संरचना, परमाणु का निर्माण कैसे। अब परमाणु जैसे अगर हम जाएं परमाणु की संरचना को समझने के लिए बहुत ही इनिशियल स्टेज में, बहुत आरंभिक अवस्था में पहुंचे, तो वहां पर बैठे हुए आपको मिलेंगे सर जॉन डाल्टन, जो ये कह रहे होंगे कि परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है, परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। यानी सबसे छोटा कण होने का मतलब यह है कि डाल्टन के हिसाब से परमाणु जो है वो अविभाज्य है, मतलब इसे कभी भी खंडित नहीं कर सकते। किसके हिसाब से? डाल्टन के हिसाब से। हम लोग पढ़ेंगे, उनका सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि डाल्टन का सिद्धांत क्या बता रहा है कि परमाणु सबसे छोटा कण है, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा है। इसी को बोला जाता है क्या? इनिशियल, सबसे छोटा वैल्यू है। इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते? खंडित नहीं कर सकते, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे परमाणु को तोड़ा जा सकता है, वो तो हम लोग को पता है, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। और उसके बाद जानेंगे कि उन्हें भी तोड़ा जा सकता है एंटी न्यूट्रिनो में, पॉजिट्रॉन में, मेसॉन में, मतलब दूसरे और भी कण हैं। एक तो परमाणु को क्या तोड़ा जा सकता है कि नहीं? डाल्टन के हिसाब से नहीं। डाल्टन के हिसाब से किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है वो कौन है? परमाणु। अगर कोई पदार्थ का बाबू सबसे छोटा कण का मतलब समझते हैं, इसको तोड़ना शुरू करो, काटते गए काटते गए काटते गए, और तोड़ सकते हो? यस सर। और तोड़ सकते हैं? क्या और तोड़ सकते हो? यस सर। और काट सकते हैं। जब पूरी तरह से काट दें और जब ये आपके मन में विचार आ जाए कि सर इससे ज्यादा इसे तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो जो अंतिम कण मिलेगा ना, जिसके बारे में आप ये कहते हैं कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसी को बोला गया कि ये है परमाणु, डाल्टन के हिसाब से। और अब हम लोग क्या चर्चा करते हैं कि उस परमाणु को, उस अंतिम कण को भी तोड़ा जा सकता है। किसमें तोड़ा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। फिर और साइंस आगे बढ़ा और तरक्की किया। अब साइंस क्या बोल रहा है कि भाई और तोड़ा जा सकता है न्यूट्रिनो में, पॉजिट्रॉन में, एंटी न्यूट्रिनो में, मेसॉन में। इन सब चीजों में कौन कौन सा चीज बोले? न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन। यानी पदार्थ के और छोटे कणों पे हम लोग चर्चा शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग बात किसका करेंगे? न्यूट्रिनो। उसके बाद बात करेंगे किसका? पॉजिट्रॉन। और किसकी बात करेंगे? एंटी न्यूट्रिनो। और साथ में एक और नाम ले रहे हैं, मेसॉन। लेकिन क्या है ना, किताब में हम लोग में क्या किया कि हम लोगों को बताया कि किसी परमाणु को अगर तोड़ा जाए तो मूल रूप से 3 कण ही मिलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, नाम तो सुना ही होगा, दूसरा वाला प्रोटॉन और तीसरा वाला न्यूट्रॉन। 3 है। यानी पदार्थ का अगर हम किसी परमाणु को खंडित करें, किसी पदार्थ को तोड़ें, तो पहले तो पदार्थ परमाणु के रूप में टूटेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे तो वो अपने 3 बेसिक भाग में टूटेगा। एक का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम क्या है? प्रोटॉन, और तीसरे का नाम क्या है? न्यूट्रॉन। तीनों नाम ले लिया गया। सर ये भी तो अभी आप बोले कि परमाणु के अंदर से निकलते हैं। कौन भाई? न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, ये सब भी तो निकलते हैं। बिल्कुल निकलते हैं, लेकिन ये सब स्टेबल नहीं है। ये सब कैसे हैं? अस्थाई है। और जो अस्थाई है उसके बारे में चर्चा ज्यादातर नहीं होती है, जो अस्थाई कण होते हैं। मतलब तो फिर चर्चा किसकी करनी है? जो अस्थाई होगा। अब अस्थाई के बारे में बात होगी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम अस्थाई बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं अस्थाई, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लगा दो, उसको लगा दो। हाँ ठीक है, आराम से देखो। इसको अस्थाई बोल दिए, तो इन्हें अस्थाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें स्पष्ट तौर पर पता है कि मेरे परमाणु में ये तीनों कहां पर व्यवस्थित हैं। नहीं मालूम है?
सभी परमाणु की रचना में एक चीज है जहां पर उसकी पूरी ताकत केंद्रित होती है, उसका नाम ही है सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? नाभिक, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं बाबू, है ना। इसी नाभिक और इसी नाभिक में बैठे हुए कौन है? प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। देखो कितना स्पष्ट तौर पर बोला जा रहा है कि इस नाभिक में कौन मौजूद है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अस्थायी कण हुए। बोल सकते हैं ना इनको अस्थायी। अस्थायी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए सर, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि देखो भाई इनका जो प्रोटॉन है वो कभी बाहर घूमने चला जाता है, कभी कभी बोलता है कि हम आके घूमे टहलेंगे अंदर आकर के, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। ऐसा कुछ इसके बारे में नहीं बोला जा रहा है। इसका मतलब प्रोटॉन कैसे कण हो जाएंगे? अस्थायी। न्यूट्रॉन कैसे कण हो जाएंगे? अस्थायी। समझ में आ रहा है? और इसके चारों ओर ये जो चक्कर लगाने वाला है, किसके चारों ओर बाबू? नाभिक के चारों। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग परमाणु के चारों ओर बोलते हैं, नहीं, नाभिक के चारों ओर ये जो चक्कर लगाने वाला है, ये जो चक्कर लग रहा है, जिसको हम लोग पहली कक्षा, इसको हम लोग पहली कक्षा, इसको हम लोग दूसरी कक्षा ऐसे बोलते हैं। टोटल इनकी संख्या 7 होती है बाबू। ये 7 कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। कौन बैठे हुए होते हैं यहाँ? इलेक्ट्रॉन। देखो ऐसे सूचित करेंगे इलेक्ट्रॉन को हम लोग। अब हम लोग पूरा चर्चा आज से शुरू करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, आवेश के बारे में पता लगाने वाले आदमी का क्या नाम था, निरपेक्ष वैल्यू इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, सारा बात हम लोग यहाँ करेंगे। हड़बड़ाना खाली नहीं है, रिलैक्स होकर देखना है। आज सिर्फ इलेक्ट्रॉन की चर्चा होगी। सबसे पहला बात, आप इन्हें क्या बोल रहे हो? अस्थायी कण बोलते हो। हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अस्थायी कण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अस्थायी कण? क्योंकि हमें मालूम है कि एक परमाणु में कहां पर होंगे। अब परमाणु में इनकी व्यवस्था कहां होती है? सर परमाणु में इनकी व्यवस्था, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था नाभिक के चारों ओर होती है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होते हैं? नाभिक में होते हैं। और देखो बाबू, और भी इसके अस्थायी होने का प्रमाण है हम लोगों के पास। किसी परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। यानी परमाणु को अगर भार की चर्चा कर जाए, परमाणु भार जिसको बोलते हैं, परमाणु के भार की बात करें, मास की बात करें, तो उसका मास किसके वजह से होता है? उसके न्यूक्लियस के वजह से होता है, नाभिक के वजह से होता है। नाभिक का पता लगाने वाले बंदे का नाम क्या था? रदरफोर्ड। वो भी पढ़ेंगे हम लोग, उनका प्रयोग क्लास 9 में था पढ़ने का, हम लोग पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के बारे में उनको पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है, और सारी शक्तियां कहां होती हैं? उसके केंद्र में निहित होती हैं, केंद्र में होती हैं। ठीक है बात? तो यहां पर यह पता चला कि एक परमाणु के द्रव्यमान का निर्माण करने वाला कारक कौन है? उसका नाभिक। तो नाभिक खाली अपने अपने, नाभिक तो एक जगह है, तो नाभिक में मौजूद कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब अगर हम किसी परमाणु के भार की परिकल्पना करते हैं, परमाणु के भार की बात करते हैं, तो वो किसके वजह से? उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। सही है? अब एक परमाणु का जो भार है, सपोज कि 23 ग्राम है, क्या वो अपने अपने 22 और अपने अपने 18 हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब उसके प्रोटॉन, इसका मतलब उसके न्यूट्रॉन दोनों अस्थायी कण हैं, जो अपने वजह से अपना एक भार बनाकर रखते हैं। कोई दिक्कत यहां तक बात समझने में? ध्यान से। अभी हम इतना चर्चा किसके लिए कर रहे हैं बाबू? इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि ये जो है ये कैसे कण है? अस्थायी कण है। मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमको लगा कि रिकॉर्डिंग रुक गया। कई बार ऐसा होता है, करते करते रिकॉर्डिंग बीच में रुका रहता है, हम बक बक कर रहे होते हैं पूरा। यहां तक बात समझ में आया? अच्छा, ये चीज लोअर क्लास में समझने के लिए ठीक था, बट वास्तविकता इसके परे है। परमाणु ऐसे, परमाणु के चारों ओर नाभिक जो है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस रूप में तो बिल्कुल ट्रेवल नहीं कर रहे होते हैं, वो चेंज है। तो फिर किस रूप में ट्रेवल कर रहे होते हैं? देखिए बाबू, ये है पीछे साइड से ऐसे दिख रहा है। ये मेरे रिवॉल्व को देखो कैसे हम घूम रहे हैं, ऐसा। फिर ये नाभिक है, बीच में नाभिक ऐसे रखा हुआ बाबू, ये ऐसे घूम रहे हैं। फिर अब आ रहा है बात समझ में? मतलब जो चीज हम लोगों को जो पहले से जो पढ़ाया गया ना, जो चीज, ऐसे सूरज वाला केस नहीं था, ऐसे सूरज है, ये देखो बुध है, ये देखो कौन है? बुध के बाद कौन है? बुध के बाद कौन है? मंगल। अच्छा, बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्रवार, उसके बाद शनिवार। अच्छा, शुक्र है ना बाबू। इसलिए ना सबसे गर्म प्लेनेट कौन है? सबसे गर्म कौन है? शुक्र है सबसे गर्म। तो इसलिए सेकंड वाले पोजीशन पे कौन हो गया? पहले वाले पे कौन हो गया? बुध। उसके बाद कौन हो गया? शुक्र। उसके बाद कौन है? पृथ्वी।
उसके बाद वेरी गुड। तो ये जो इस तरह से इनका जो नियम, ये हम लोगों को लोअर क्लास में पढ़ाया गया, फैक्ट तो इसके परे हो गया। अब क्या साइंस बोलता है? बोलता है कि दुनिया में हर एक चीज किसी ना किसी के इर्द गिर्द घूम रही है, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी की परिक्रमा कर रही है। तो हमारा सूरज भी, जैसे हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं ना सूरज का, तो सूरज भी परिक्रमा कर रही है। किसकी? तो बोला हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की। जो गैलेक्सी हमारी है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का वो परिक्रमा कर रहा। तो बोला अच्छा, तो फिर अब क्या पढ़ाया जाए बच्चों को? तो बोले कि देखो, अगर ये सन है, सन ऐसे भाग रहा है, ये तेजी में ये चल रहा है, सर तेजी से आगे बढ़ रहा है, और बाकी ग्रह जो हैं बिल्कुल उसी रूप में, जिस रूप में आपको ये दूर से ऐसे सामने से देखोगे, कोई चीज हम इस तरह से आपकी ओर फेंकें, और इसके ये एक बॉल जैसा कोई चीज तो है नहीं मेरे पास, नहीं है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ देखो इधर, तो ऐसे अगर हम आपकी ओर फेंकते हैं ना, बस ऐसे इमेजिन करके देखो, ऐसे हम तुम्हारी तरफ फेंक दिया, हैने भी फेंक दिया, होने भी फेंक दिया, तो इस तरह से अगर फेंकेंगे, और कोई चीज जो इसके चारों ओर ऐसे घूम रही है, ये ऐसे बढ़ भी रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे भी बढ़ रहा है और ऐसे भी चल रहा है, इस तरह से। तो यहां से देखने पे आपको कैसा लगेगा कि ऐसे बढ़ रहा है, ये इसको पीछा कर रहा है उसके गोल गोल, कैसा दिखेगा? देखो यहां देखने पे ऐसा लगेगा, ये नहीं लगेगा देखने पे। और दूर से जब तुम देखोगे ऐसा, तो दूर से कैसा लगेगा देखने में? इमेजिन करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ, तो तुमको दूर से तो ऐसी इस तरफ से देखोगे, तुमको लगेगा कैसा कि सूरज ऐसे और उसके चारों ओर ऐसे घूमते हुए आगे नहीं निकल जाएगा। पता चला कि इसका त्याग कर दिया, नहीं आगे नहीं निकल जाएगा, सूरज के ही ये ऐसे, सूरज फिर आगे बढ़ रहा है, ये उसके पीछे पीछे, फिर दूसरा प्लेनेट उसके पीछे है। ऑर्बिट सभी का अलग अलग, सबका चलने का रास्ता अलग अलग। तो दूर से जब हम देखेंगे, ये मेरा सन है, और दूर से जब हम देख रहे हैं ना, तो हमको क्या लग रहा है देखने में? ऐसे बीच में सूरज है, बुध घूम रहा है, उसके बाद शुक्र घूम रहा है, उसके बाद पृथ्वी घूम रही है। जबकि फैक्ट क्या है कि सूरज साहब भाग रहे हैं ऐसे, और सब उसके पीछे पीछे एक खास पथ पे चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हमारी परिकल्पना जो शुरू से हमको बताया गया बाबू, वो बिल्कुल इस वाला की तरह है। लेकिन ये ऐसा है नहीं। इसको देख के कैसा लग रहा है? इसको देख के कैसा लगता है? सूरज ऐसे रुका हुआ है कहीं पर, और लगातार यही लग रहा है ना, जबकि फैक्ट इसके परे है, हकीकत इसके परे है, एकदम परे है। एक बात तो ये हुआ। उसी तरह से जो हम लोगों को पढ़ाया गया, हम अपना बता रहे हैं, हम लोगों को क्या पढ़ाया गया? बीच में परमाणु का नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा, ये हम लोगों को बताया गया। अब हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसको? नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं घूमते। कैसे कैसे घूमते हैं? ये देखो, ऐसा दिख रहा है ना, ये इस तरह से रूप बना के नाभिक को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है। बीच में एक गेंद ले लीजिए, उसको ऐसे घुमाइए, फिर ऐसे घुमाइए, ऐसा कितना चक्कर लग सकता है? 7। नाभिक के चारों ओर कुल कितने छल्ले बनेंगे? 7 बनेंगे। तो वो इस टाइप से 7 बन गए। देखो, एक यहां से भी बन सकता है बाबू ऐसा, एक यहां से भी बन सकता है बाबू ऐसा। इस तरह से टोटल कितने बने हुए हैं? 7। उसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, उसी का नाम क्या पड़ेगा? आवर्त। आवर्त की कुल संख्या कितनी है? 7। जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो बड़ा काम आने वाला है ये सब बात। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया? तो परमाणु का जो सबसे अस्थायी कण है, परमाणु को जब खंडित किया गया तो अस्थायी कणों की संख्या कितनी निकल कर आती है? 3। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अस्थायी कण कितने हो गए सर? न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन। याद रखिएगा, जैसे कल को कोई बोल दिया कि परमाणु को तोड़ते हैं, क्या क्या कण मिलेंगे? तो कौन कौन से कण मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, प्रोटॉन मिलेंगे, न्यूट्रॉन मिलेंगे, न्यूट्रिनो मिलेंगे, एंटी न्यूट्रिनो मिलेंगे, पॉजिट्रॉन मिलेंगे, मेसॉन मिलेंगे, सबका चर्चा होगा। जब वो बोलेगा कि अस्थायी और अस्थायी कणों में विभाजित करो, और आप किसका अध्ययन करेंगे, इट इज ऑब्वियस कि जो परमानेंट होगा उसी का ना चरित्र बता सकोगे। जो हिलता डुलटा रहेगा, क्या तुम उसके बारे में बता सकोगे? कभी नहीं बता सकेंगे। आज ये कुछ है इनका बिहेवियर, कल कुछ और हो जाएगा। जैसे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ, उनके बारे में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से लगातार अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण निकल जाते हैं। जैसे ही अल्फा निकलता है, प्रोटॉन परमाणु संख्या में कमी आ जाएगी। तो ये सब चीजें उसमें होती रहेंगी। हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 12th में जाएंगे, वहां हम लोग मॉडर्न फिजिक्स, हम लोगों का एक सेगमेंट बनेगा, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, जहां पर हम लोग परमाणु के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों का है।
वहां हम लोग फिर से इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन हाँ वहां पर हम बहुत बात नहीं करेंगे, ये नहीं बताएंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताएंगे, ये सब चर्चा वहां नहीं होगी। सही है बात यहां तक बाबू? अब जरूरी बात, तो अब हम लोगों का ये जो चैप्टर होगा वो सिर्फ किसके बारे में बात होगा? अस्थायी कण के बारे में। उस अस्थायी कण में सबसे पहले आप किसको पढ़िएगा? परमाणु में जाओगे सबसे पहले कौन मिलेगा तुमको? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। गेट कीपर के तौर पे तो वही बैठा हुआ है, देखिए। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की चर्चा में क्या क्या आपको इलेक्ट्रॉन पहले पहले मिल गया? नहीं, सबसे पहले कैथोड किरण मिला। सबसे पहले हम कैथोड किरण को जानेंगे, उसके बाद थॉमसन, सर जे थॉमसन की एंट्री होगी, जो कैथोड किरण पर रिसर्च शुरू करेंगे और ये बताएंगे कि कैथोड किरण कुछ कणों से, कुछ पार्टिकल से मिलकर बना है। कौन? कैथोड किरण। और उस कैथोड किरण जिन पार्टिकल से मिलकर बना होगा वो कैथोड किरण, उन पार्टिकल का नाम होगा और उसी नाम को कहेंगे कि यही है इलेक्ट्रॉन। एक काम इनका खत्म होगा, फिर आएंगे मिलिकन। मिलिकन जब आएंगे तो मिलिकन बताएंगे कि हम बताते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का कैलकुलेशन करेंगे। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को अभी देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले प्रश्न लिखिएगा बाबू। अब गेट खोलो, लाइट ऑफ हो चुका है तो गर्म हो जाएगा रूम पूरा। हाँ चलो बाबू, लिखोगे लिखोगे परमाणु के अस्थाई एवं परमाणु के अस्थाई एवं परमाणु के अस्थाई एवं अस्थाई परमाणु के अस्थाई एवं अस्थाई कणों को लिखें। परमाणु के अस्थाई एवं अस्थाई कणों को लिखें। कणों को लिखें। चैप्टर नया है, नाम दे दीजिएगा और समझिए कि आपका एक्चुअल चैप्टर यहीं से बिगिन करता है। अब यहाँ से आपको अलग अलग वेरिएशन मिलेगा केमिस्ट्री में पढ़ने का, चैप्टर वाइज कैसे होगा। अभी तक तो हम लोग केवल वही मोल कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ध्यान है? मोल कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फिर आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सब पढ़े थे, यही ना पढ़े थे? ठीक है, लिखिएगा, आंसर लिखिएगा। लिखोगे सर जॉन डाल्टन के अनुसार, सर जॉन डाल्टन के अनुसार, सर जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है, किंतु बाद में विज्ञान के विकास के साथ साथ, किंतु बाद में विज्ञान के विकास के साथ साथ, विज्ञान के विकास के साथ साथ यह ज्ञात हुआ कि परमाणु को भी, गोभी नहीं है ये, पता चला गोभी लिख रहे हैं, को भी, परमाणु को भी खंडित किया जा सकता है। परमाणु को भी खंडित किया जा सकता है। परमाणु को भी खंडित किया जा सकता है। पूर्ण विराम। ये किसी पदार्थ के अंतिम कण नहीं है। ये किसी पदार्थ के अंतिम कण नहीं है। ये किसी पदार्थ के अंतिम कण नहीं है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। आगे लिखिएगा परमाणुओं से हमें इलेक्ट्रॉन, कॉमा दीजिएगा बाबू, प्रोटॉन, वहां लिख दिए हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन, अब ये लिखिए कॉमा देने के बाद न्यूट्रिनो, सब में बाबू कॉमा दे करके न्यूट्रिनो, उसके बाद बाबू पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, सब सामने में लिखा हुआ बाबू, गलत मत लिखिएगा। एंटी न्यूट्रिनो तथा मेसॉन, जैसे कण प्राप्त हुए, जैसे कण प्राप्त हुए, जैसे कण प्राप्त हुए, पूर्ण विराम बाबू। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा बाबू, इन कणों में, आगे लिखिएगा बाबू, इन कणों में, इन कणों में हम साधारणतः, इन कणों में हम साधारणतः अस्थायी कण, अस्थायी कण यथा, मीन्स जैसे, यथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाबू ब्रैकेट में, इलेक्ट्रॉन के बाद ब्रैकेट में ई लिखिएगा और उसके ऊपर में माइनस का सिंबल दे दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन, अभी अभी इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में ई माइनस का निशान, कॉमा दीजिए। अब प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन ब्रैकेट में स्मॉल पी और उसके ऊपर में प्लस, ब्रैकेट में स्मॉल पी उसके ऊपर में प्लस लगा दीजिएगा। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, तथा न्यूट्रॉन ब्रैकेट में स्मॉल एन और उसके ऊपर में जीरो, ब्रैकेट में स्मॉल एन उसके ऊपर में जीरो का अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं, पूर्ण विराम। तो साधारणतः हम किन कणों का अध्ययन करते हैं बाबू? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को किस सिंबल से सूचित किया गया है? ई पर माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जो ऋण आवेशित होगा। प्रोटॉन पर कौन सा लगाया गया? पी पर प्लस, यानी प्रोटॉन ऐसा कण है जो धन आवेशित कण होगा। न्यूट्रॉन के ऊपर में क्या लगाया गया? जीरो, यानी ये ऐसा कण होगा जो आवेशहीन है। और आवेशहीन का मतलब ना तो प्लस के प्रति कुछ रखेगा व्यवहार, ना माइनस के प्रति कोई व्यवहार। ठीक है, बात क्लियर हो गया? अब हम लोगों का चर्चा सबसे पहले किस पर जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर जाएगा। ठीक है, प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा। लिखोगे इलेक्ट्रॉन का परिचय दें, इलेक्ट्रॉन का परिचय दें। लिख लिया बाबू क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का परिचय। ठीक, चलो सबसे पहले फोटो बनाओ, लेकिन मेरे से 1 मिनट देरी से बनाना शुरू करना, क्योंकि हो सकता है कि हमको कुछ बदलाव करना पड़ जाए। ए, चर्चा शुरू कर देता है। अब शुरू कर सकते हो।
बना सकते हैं बाबू आप। हो गया, फोटो बन गया। अच्छा, देखो जनरली होता क्या है ना कि हम लोग पढ़ाई में जो कॉपी पे टीचर लिखाता है ना उसी को मानते हैं कि बहुत जरूरी जरूरी बात लिखा गया है, लेकिन अपने बोलने के दौरान टीचर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल के निकल जाता है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। अभी भी टीचर वही कुछ बोलने वाला है, लेकिन तुम्हारा फोकस किस पर रहेगा, ये काम कैसे करता है। वो तो काम करेगा, वो तुमको बता दिया जाएगा, उसके दौरान जो जरूरी बात होगी ना वो हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि जो बोलता है उसको नहीं सुनते हम लोग। जो कॉपी पे लिखाया था ऐसा बना है, शुरू से ऐसा बनाया गया हम लोगों को, कॉपी पे लिखा हुआ है वही सही बात है। ठीक तो है, कॉपी पे तो वही बात लिखाया गया जो किताब में है, बट प्रश्न वैसा देता है क्या एग्जाम में जो कॉपी पे है हूबहू वही आ जाए? नहीं करते वो। जरूरी बात क्या करेंगे, अभी यहां से किरण निकलता हुआ आपको दर्शाया जाएगा, ठीक, तो वो तो तुम फोटो में भी देख रहे हो, टीचर भी वो बात बोलेगा, बट किरण इधर से निकल कर इधर ही क्यों भाग रहा है उस पर बात होगी। इधर से निकलकर उधर क्यों नहीं भागा उस पर बात होगी। जरूरी ये लिखाया नहीं जाएगा, ये लिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि आप तो इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हैं ना। तो जो किरण निकली उसका नाम क्या है, कैथोड से निकलने, कैथोड यानी नेगेटिव, कैथोड से निकलने वाली किरण का क्या नाम पड़ा, कैथोड किरण। बन गया। तो हम लोग कैथोड किरण किसे कहते हैं, तो कैथोड से निकलने वाली किरण को तो इधर से काहे नहीं निकली, उधर से निकली तो फिर ऐसे मुड़ करके अपनी ही तरफ काहे नहीं भाग गई। ये सब बात टीचर बोलेगा, लिखाएगा नहीं, तो वो आपको नोटिस करना है, चीजों को समझना है। इसलिए बोले जल्दी से फोटो बनाओ। ये बहुत ज्यादा वोल्ट हो गया, नहीं हो गया, तुम देखो 10,000 वोल्ट हो गया। विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को, मतलब दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर का मतलब क्या हुआ, विभव क्या हुआ। फिर तुम विभव का परिभाषा बोलोगे, अनंत से एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है ना। अब देखो हम उसको सही तरीका बताते हैं। दो टंकी हो पानी का, दो टंकी है पानी का, एक को हम जमीन पे रख दिए यहां पर, और एक मेरे छत पर है रखा हुआ, ये बिल्कुल छत पर। अब वहां से पाइप जो है वो इस टंकी से जुड़ा हुआ है, उस टंकी को खोलते हैं, पानी इसमें आना शुरू हो जाता है। यहां तक बात सही है। तेजी से पानी आएगा या धीरे धीरे आएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा पानी, यानी दोनों के बीच के विभव का अंतर बहुत ज्यादा है, नहीं है। तो नोटिस करो बात को, जीरो विभव, शून्य जमीन पर है, शून्य, उसमें कुछ ना कुछ तो ज्यादा होगा, दोनों के बीच में विभव में बहुत अंतर है, जिसको हम बोल सकते हैं आसमान जमीन का। तो वहां से बहुत फोर्स से वो नीचे आएगा। लेकिन बाबू जब दोनों टंकी को एकदम इस, वही दोनों टंकी को एकदम ऐसे, एक खाली है दूसरा पूरा भरा हुआ है, दोनों को ऐसे समांतर रख दें, अब जाएगा पानी इधर उधर, क्यों नहीं हुआ, दोनों का विभव क्या हो गया, समान हो गया। अब आ रहा बात समझ में। हल्का सा नीचे, एकदम हल्का सा नीचे ऊपर करेंगे, कितना जाएगा, ज्यादा तो नहीं जाने वाला, फोर्स तो ज्यादा लगेगा नहीं। ज्यादा फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसमें पानी भेजना चाहते हो उसको नीचे कीजिए बहुत ज्यादा, इसको, तब तुम देखोगे कि प्रेशर बहुत ज्यादा बनेगा और बहुत फोर्सफुली पानी दूसरी टंकी में जा रहा होगा। कॉमन सेंस, ये बात समझ पाते हो, कॉमन सेंस वाली बात थी, समझ पाए ये बात। इसी को कहते हैं बाबू उच्च वोल्टता। दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना रखो, 10,000 वोल्ट, मतलब हम ऐसे बोले बहुत हाई वोल्ट पे रखो, मतलब क्या है, दोनों के बीच के विभव का अंतर क्या होगा, बहुत ज्यादा। और जब विभव का अंतर बहुत ज्यादा होगा तो वोल्टेज जो होगा उसका मान क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। नहीं होगा, फोर्स, अभी पानी भर रहे थे ना, जब विभव ज्यादा हुआ था तो फोर्स भी ज्यादा था, बहुत तेजी से पानी आ रहा था। टंकी वगैरह लगाए हैं ना घर में, आंगन में लगाए हो, टंकी की छत पे क्यों लगाए, छत पे इसलिए कि जगह था छत पे, ऊंचाई से नीचे आने में प्रेशर बनता है, अच्छा सही है ना। सेम केस, अगर अंतर ज्यादा, इसको जीरो करके इसको 10,000 वोल्ट कर दे तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 10,000 वोल्ट का होगा अंतर। तो 10,000 वोल्ट का ये जो डिफरेंस पैदा हुआ, इस वजह से हमको ज्यादा एनर्जी देखने के लिए मिलेगी। और उस ज्यादा एनर्जी के वजह से हुआ क्या, उस ज्यादा एनर्जी के वजह से होता यह है कि कैथोड के तरफ से कुछ रेज, कुछ किरणें निकलती हुई दिखती हैं। और ये किरणें कहां जा रही होती हैं, सीधा एनोड की ओर भागती हैं। देखो
हम इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ नहीं बोले बाबू, क्या बोल रहे हैं, किरण निकलती हुई। ये किरण है। हम क्या देखते हैं, कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं और वो किरणें एनोड की तरफ जाती हैं और इस तरफ हरा रंग का, कैसा कलर है इसका, हरा रंग का एक छाप उस तरफ दे देती हैं। एक तो ये पता चला बाबू कि कैथोड किरण जो है वो कैसा कलर का रेप्लिकेट बनाती हैं, ग्रीन कलर का बनाती हैं, हरा रंग का बनाती हैं। यहां तक तो बात सही है। अच्छा, ये किरणें जो निकली, जो प्लस की ओर भाग रही थी, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इनकी जो प्रवृत्ति रही होगी वो माइनस की रही होगी, क्योंकि अगर प्रवृत्ति माइनस की है तभी तो वो प्लस की ओर भाग रहा है। ये हुआ आम बात, एकदम इजी वे में। अब इसका जरूरी बात समझिए बाबू, ये क्या लगाया गया यहां पर, ये क्या है लगाया हुआ, बैटरी, सेल नहीं, ये है सेल। और ऐसे ऐसे बहुत सारे सेलों को जब हम, तो अब ये क्या बन गया है, बैटरी, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, सही है। विद्युत धारा जो होता है बाबू वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर दौड़ता है। इसलिए आप देखिएगा कि इधर माइनस इधर प्लस है, तो धारा को दौड़ता हुआ हम किधर से दिखलाए हैं, प्लस से, ऐसे। यानी कि विद्युतीय क्षेत्र जो होगा वो ऐसा होगा। समझ में आ रही है बात। ये किसकी दिशा हो जाएगी, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र। ये एक सदिश राशि होती है, 12th क्लास में डिस्कस होगा। लेकिन अभी जो बात हम बोला वो क्या बोले कि विद्युतीय क्षेत्र की दिशा हमेशा कैसी होती है, प्लस से माइनस की ओर। सही है बात यहां तक। लेकिन तब तक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोगों के पास कोई जानकारी थी नहीं। जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, इलेक्ट्रिक के बारे में ध्यान से समझिए, विद्युत धारा के बारे में हम लोग किताब वगैरह लिख चुके हैं, विद्युत धारा के बारे में जानकारी हम लोगों को मिल चुकी है। हम लोग किताब में क्या साबित कर दिए कि जो विद्युतीय क्षेत्र है उसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। फिर दौर आता है जे थॉमसन का, वो बताते हैं कि एक मौलिक कण है परमाणु में जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, और वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर जाता है। बोला अच्छा ये बात है, बोला यस। और जब जब इलेक्ट्रॉन, बात को नोटिस करोगे, जब जब इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाएगा, इसी वजह से प्लस वाला नहीं जाता, प्लस माइनस की ओर कभी नहीं दौड़ता। ऐसा कुछ नहीं लॉजिक है, क्योंकि किताब हम लोग लिख चुके हैं, थ्योरी हम लोग दे चुके थे। किस बात पर थ्योरी दे चुके हैं कि विद्युतीय क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर दौड़ रहा होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं था। तुम नोटिस करो बात को, क्या बोल रहे हैं, बहुत गहराई में बात है, लेकिन ज्यादा भी डिफिकल्ट बात भी नहीं बताया जा रहा है। विद्युत धारा का प्रवाह कौन लेकर चलता है, कौन लेता है अपने कंधे पर, यह बोझ कौन उठाता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से ही ना करंट जो है वो उस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा। तो वो कारक कौन है, वो कारक, वो वजह कौन है, इलेक्ट्रॉन है वो, जिसके वजह से धारा प्रवाह होता है। अब समझिए, इलेक्ट्रॉन इस बिंदु से इस बिंदु तक आता है, समझे। अब इलेक्ट्रॉन इस बिंदु से इस बिंदु तक आता है, ये हुआ फैक्ट बात। तो अब हम लोग अपनी किताब को गलत ना करें, उसके लिए क्या बना दिया कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चले उसके उल्टे दिशा में विद्युत धारा चल रही होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस चला तो विद्युत धारा किस दिशा में जाएगी, प्लस से, ऐसे बना दिया गया। तो जानते हो इसके लिए ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। इस पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बोलो बाय 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 बाय। इस पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्यों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तब ना, कुछ लॉजिकल बनता है तब ना। तो वही पूछता है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो जवाब होता है इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत होती है। समझ गए। और ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि विद्युत धारा के बारे में बात होती है, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है इसको, तो इलेक्ट्रॉन ही कैरी किया इसको। बट बना कैसे लिए हम लोग इसको, अब इसके विपरीत ये चल रही है, क्योंकि किताबों में ये चीज इलेक्ट्रॉन के खोज से पहले ये बात पता चल चुका था। हाँ, एक मिनट इन लोग को जाने दीजिए, हम फिर से समझाते हैं। देखो भाई, किसी का तबीयत खराब होने लगे तो बता देना पहले ये कि होने वाला है। हर्ष, चलो करे बात आगे, ध्यान सुनो। तो अभी अगर हम अपने टॉपिक पे स्टिक रहे तो उसमें क्या बताया कि जैसे ही उच्च वोल्टता दिया जाएगा तो क्या होता है, माइनस वाले यानी कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो किसकी ओर जाती हुई दिखती हैं, एनोड की ओर जाती है। एनोड माने प्लस की ओर जाती हुई दिखती हैं। और यहां से हमको यह जानकारी मिलता है कि माइनस से प्लस की ओर जब जाती हैं तो विद्युतीय क्षेत्र जो मेरा होता है वो क्या करता है, प्लस से माइनस की ओर हमेशा
विद्युतीय क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की ओर भागता है। इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में मेरा विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन के गति, विद्युत धारा के विपरीत मत बोलिएगा। इलेक्ट्रॉन गति ना करे तो विद्युत धारा कभी उत्पन्न होगा ही नहीं। जिसको आप ऐसे बोलें, इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में ही विद्युत धारा उत्पन्न होता है। अब ऐसे मत बोलना कि विद्युत धारा के विपरीत इलेक्ट्रॉन चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बोलोगे सर दोनों तो एक ही बात है, नहीं है एक बात। इसका मतलब विद्युत धारा के विपरीत इलेक्ट्रॉन चलता का मतलब क्या होगा? विद्युत धारा पहले आया है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आया है। जो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इलेक्ट्रॉन पर निर्भर है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आता है तो क्षेत्र ऐसे चलता है। दिमाग पे जोर दे पा रहे हैं शायद? एक जानकारी तो ये मिल गया। अभी हम इसको लिखेंगे, लिखोगे। फोटो बन गया है। फोटो में बाबू थोड़ा सा सुधार कीजिए यहां पर, और पेंसिल से यहां पर थोड़ा सा जिगजैग सा ऐसे कर दीजिए। हाँ, लिखिएगा, लिखिएगा बाबू। कांच की एक रुको 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 रुको, पहला पॉइंट में लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1 बनाइए इसको। ये पूरा बात जो अभी हम बोलेंगे इसको पहला बिंदु बनाइए। पहले लिखोगे कांच की एक लंबी नली, कांच की एक लंबी नली जिसे विसर्ग नली कहते हैं। कांच की एक लंबी नली जिसे क्या बोल रहे हैं? विसर्ग नली कहते हैं, कॉमा लिया जाता है, लिया जाता है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। चलिए बाबू न्यू लाइन पर आइए, सेकंड पॉइंट में लिखिएगा। नए लाइन पर आइए, सेकंड पॉइंट में लिखिएगा। इस विसर्ग नली का दबाव, इस विसर्ग नली का दबाव 0.01 mm मिलीमीटर पारे, 0.01 mm पारे के दाब के बराबर रखा जाता है, के दाब के बराबर रखा जाता है। पारा, Hg का मतलब पारा होता है बाबू। दाब के बराबर रखा जाता है। पूर्ण विराम लगाओ बाबू फिर से। अब तुम हमसे सवाल करो, सर ये 0.01 mm Hg क्या होता है? हमको समझ में नहीं आया। तो डॉक्टर के पास, वैसे खुदा ना करे कभी तुमको ऐसा नौबत आए बाबू, लेकिन डॉक्टर के पास तुम देखे होगे वो ब्लड प्रेशर चेक करने वाला ओल्ड वाला मशीन, आजकल तो वो आ गया, डिजिटल वाला आ गया है ना। ऐसे लगाते हैं, एक बटन दबाते हैं। नहीं, पहले ऐसे था, पंप करने वाला इस शेप का आता था, पंप करते थे ऐसे। पारा, वहां पर पारा ही दबाव बताता है, प्रेशर बताता है कि बॉडी के अंदर से कितना दबाव लग रहा है, बाहर से कितना दबाव लग रहा है। वही ना ब्लड प्रेशर बनता है बाबू, 120/80 जो नॉर्मल बोला जाता है। वो अंदर से लगने वाले दबाव को और बाहर से लगने वाले दबाव को कैलकुलेट, वो जो पदार्थ जो अंदर में दिखते होंगे थोड़ा सा सिल्वर और मिट्टी जैसा मिक्स कलर का बना होता है, वही तो पारा है। वो दबाव कितना होना चाहिए? 0.01 मिलीमीटर पारा के बराबर। जितना उसमें दबाव आप चेक करें 0.01 जाएगा ना, तो उतना दबाव जो प्रेशर है जब लगाओगे ना, वैसे खुदा न करे कभी ऐसा नौबत आए, बट ऐसे प्रैक्टिकल के लिए कर सकते हो। उससे लगाओगे, जब लपेटोगे, जब वो प्रेशर क्रिएट करेंगे ना, जैसे जैसे देखोगे तुम पारा बढ़ेगा ना, तो आपको यहां पर एक अपने आप वो टाइट होता हुआ ऐसे महसूस होगा। समझ गए? दबाव का मतलब वो वही है, कस के कैसे दबा रहा है। तो जैसे जैसे यहां से प्रेशर बढ़ेगा, धीरे 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 वो टाइट होता चला जाएगा। बैटरी डाउन है, मेरे पास डिजिटल वाला है बट बैटरी डाउन है उसका। ऑनलाइन ऑर्डर दिए मैं बैटरी का, आ जाता तो मैं भी ला के दिखला देते हैं। आपके सीनियर वाले के साथ शायद हम किया है ये काम, दिखलाया है उनको। तुम लोग में भी किए थे? ओ, तो तुम ही लोग में किए होंगे, फिर हमको याद नहीं रहता उतना। तो मैट्रिक में जी, अच्छा अच्छा, वही मतलब अभी तुम लोगों को पढ़ाया ही कहाँ था। ठीक है, तो जैसे जैसे आप देखिएगा उसमें, इसमें नहीं पता चलता है, डिजिटल वाले में नहीं पता चलेगा, लेकिन उसमें पता चलेगा। जैसे से वो ऐसे से पंप करेंगे ना, प्रेशर जैसे जैसे क्रिएट होगा ये टाइट महसूस होने लगेगा, यानी दबाव बढ़ेगा। तो वो दबाव कितना बढ़ाना है? तो बोला दबाव अंदर का कितना बढ़ाना है? 0.01 mm
मिलीमीटर पारे का जितना दबाव होगा उतना ही। तो जब उसमें से पंप करके जब दबाव ज्यादा हो जाए तो उसमें देखोगे एक ऐसे स्क्रू जैसा उस पंप वाले में लगा होता है, तेज से उसका पारा जो है वो तेज से गिरे, जब पॉइंट पर पहुंच जाए कि अब यहीं पर रोकना है, कस दिया। इसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया गया। घर में एसी वगैरह है, इंस्टॉलेशन कभी हो तो इस बात पे फोकस कीजिएगा, वहां भी दबाव का अहम फैक्टर है। मशीन लेकर के आते हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही पंप करते हैं, दबाव बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और दबाव ज्यादा होता है फिर से उसको कस दिया जाता है। मन लग रहा है ना बाबू? बस मन लगा। तो आपको समझ में आया 0.01 mm पारा का मतलब क्या हुआ? तो ये जो हम फ्लास्क लिए, शीशा का ये है और कुछ नहीं है, ये जो हम फ्लास्क लिए, अब इस फ्लास्क में हम क्या करेंगे, लोहा का एक तरफ क्या बनाएंगे, माइनस वाला प्लस वाला। क्या माइनस वाला बनाया जा सकता है? नहीं, इसको प्लस कर सकते हैं। कैसे? अगर प्लस वाला को इधर कर देते हैं, माइनस इधर कर देते हैं, और इसको प्लस से जोड़ते तो प्लस हो जाता। माइनस से जोड़े हैं इसलिए ये माइनस है। फोटो में इधर माइनस नहीं हो सकता है, बैटरी को उल्टा कर देंगे, इधर ले आएंगे माइनस को, तब तो हो सकता है। तो ये सब के लिए कभी दिमाग को बांध के मत रखोगे, तुम फोटो ऐसा बना दिए, इधर तो माइनस होता है, कोई बात है, इधर माइनस होता है, क्या ये बात है? इसको उल्टा कर देंगे तो इधर भी हो सकता है ना माइनस। हाँ, लिखो अब आगे तीसरा बिंदु लिखिएगा, लिखोगे, हाँ लिखोगे, इस प्रणाली को उच्च वोल्टता, इस प्रणाली को उच्च वोल्टता जो लगभग 10,000 वोल्ट है, जो लगभग 10,000 वोल्ट है पर रखा जाता है, जो लगभग 10,000 वोल्ट है पर रखा जाता है, पूर्ण विराम। अगला बिंदु लगाइएगा बाबू, इस विसर्ग नली के दोनों छोर पर, इस विसर्ग नली, कौन है बाबू विसर्ग नली? ये प्लास्टिक, ये सॉरी, ये शीशा वाला है ना। लिखोगे इस विसर्ग नली के दोनों छोर पर धातु के इलेक्ट्रोड, धातु के छड़ जिसको बोलेंगे, धातु के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, हाँ बाबू, कौन सा वर्ड एक लाए हैं अभी? इलेक्ट्रोड, है ना। तो बैटरी में वो जो आप नॉब देखते हैं ना, प्लस माइनस, वो इलेक्ट्रोड ही होता है। बस दिक्कत ये है, वही इलेक्ट्रोड कोई एक पॉजिटिव बन जाता है, कोई एक नेगेटिव बन जाता है। क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम है चैप्टर का, जहां हम लोग इस बैटरी के कॉन्सेप्ट को फिर से इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड की चर्चा होगी। फिलहाल आप ये समझे, धातु का इलेक्ट्रोड बनाना, ये लोहा का या तांबा का इस तरह से बना दिया छड़ जैसा, फिर इसमें वायर को जैसे जोड़ा गया, जोड़ करके वायर को नेगेटिव से, तो इलेक्ट्रोड का वह सिरा जो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा है वो कैसा बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। और इलेक्ट्रोड का वह सिरा जो बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है वो क्या बन गया, एनोड बन गया। अगला बिंदु वही होने वाला है, लिखिए अगला पॉइंट, लिखोगे जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ेंगे, वह ऋणावेशित होगा, वह ऋण आवेशित होगा, जिसे कैथोड कहेंगे, ऋणावेशित ऐसे लिखा था बाबू, वह ऋणावेशित होगा जिसे कैथोड कहेंगे, तथा इलेक्ट्रोड का वह सिरा
तथा इलेक्ट्रोड का वह सिरा, इलेक्ट्रोड का वह सिरा जो धन आवेश से जुड़ा होगा, जो धन आवेश से जुड़ा होगा, धन आवेश से जुड़ा होगा, उसे एनोड, उसे एनोड, उसे एनोड कहेंगे, उसे एनोड कहेंगे। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। सब बातें हो गई। चलिए सर आगे लिखिएगा। लिखोगे आगे, लिखोगे कुंजी चालू करते ही, लिखिएगा बाबू आगे। रुक जाओ, बिंदु पॉइंट बनाए हो क्या आगे? ठीक, पॉइंट बना लीजिए आगे, उसके बाद लिखिएगा। पॉइंट बनाइए, उसमें लिखिएगा कुंजी, यहां है बाबू, है ना। कुंजी चालू करते ही, चालू करते ही धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, और कैथोड से, और कैथोड से कुछ किरणें, कैथोड से कुछ किरणें सीधी रेखा में गमन करती हुई दिखती हैं। कैथोड से कुछ किरणें सीधी रेखा में गमन करती हुई दिखती हैं। कैथोड से कुछ किरणें सीधी रेखा में गमन करती हुई दिखती हैं। कैथोड से कुछ किरणें सीधी रेखा में गमन करती हुई दिखती हैं, तथा तथा ये किरणें, तथा ये किरणें, तथा ये किरणें अपने सामने की दीवार को, ये किरणें अपने सामने की दीवार को हरे रंग का कर देती है, हरे रंग का कर देती है, हरे रंग का कर देती है। पूर्ण विराम। हाँ, हरे रंग का कर देती है, पूर्ण विराम। लिखोगे इन किरणों को, इन किरणों को, हाँ उसी में हम नया पॉइंट नहीं बोले ना। इन किरणों को कैथोड किरण की संज्ञा दी गई, इन किरणों को कैथोड किरण की संज्ञा दी गई, संज्ञा दी गई, क्योंकि, क्योंकि इनकी उत्पत्ति, क्योंकि इनकी उत्पत्ति विसर्ग नली के कैथोड से हो रही है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति विसर्ग नली के कैथोड से हो रही है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति विसर्ग नली के कैथोड से हो रही है। पूर्ण विराम। पढ़कर देख लो, शायद कोई ऐसा बात हो जो हम चुपचाप से लिखा दिए हो और उसके बारे में आपको समझाए ना हो, इसलिए आराम से देखो और बात करो हमसे। हाँ, कैथोड किरण के गुण लिख करके डैश दीजिए। हाँ, पहला गुण में लिखिएगा, पहला गुण लिखिएगा, ये किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं, ये किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। दूसरा बिंदु लिखिएगा। अच्छा, सीधी रेखा में गमन करती है, ताज असलम ये बात कैसे कह पा रहा है किताब में देख करके? नहीं, इसका जो प्रैक्टिकल हुआ उस प्रैक्टिकल से क्या पता चल रहा है बाबू कि ये यहां पर इमेज बना रहा है ना ग्रीन रंग का, इसका मतलब होगा कि इसका सीधी होगा। अगर ये किरण टेढ़ा जाती तो यहां जाके यहां दी तो ग्रीन यहां भी बनना चाहिए था, बट ऐसा कुछ
हुआ नहीं। इस वजह से ताज असलम ये कह रहा है कि ये किरणें जो होंगी वो कैसी करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्लस सेकंड पॉइंट में लिखिएगा, लिखोगे इन किरणों का वेग अत्यंत तीव्र होता है। इन किरणों का वेग, इन किरणों का वेग अत्यंत तीव्र होता है, तीव्र होता है, पूर्ण विराम। अच्छा, वेग तीव्र होने की जानकारी कैसे मिलेगी, बात है ना। तो एक बोलोगे सर जब प्रैक्टिकल शुरू किए तो बहुत जल्दी इधर इमेज बन गया। एक तो कारण ये आप दे सकते हो, दूसरा कारण क्या है, इसके रास्ते में कोई पार्टिकल रखो हल्का सा, ठीक है ना, और जब तुम उस पार्टिकल को रखो और देखो कि क्या ये उसको धक्का दे देता है। बाबू जब तुम देखोगे बाबू, तो जब तुम यहां पर कोई पार्टिकल को रखो और जब तुम देखो कि ये इसको बहुत तेजी धक्का दे रहा है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि इसका वेग जो होता है वो काफी होता है। नहीं पता लगा सकते? और एक और बात का पता इसी से लग जाएगा, एक जब ये धक्का देता है तो कण थोड़ा सा दूर तक चले जाते हैं, इसका मतलब है वेग बहुत ज्यादा है। धीमा होता तो दूर तक नहीं जाते, हो सकता है ये यहीं पर रुक भी जाता, बट वेग इसका ज्यादा है तभी ना ये धक्का देकर के आगे बढ़ जा रहा है। और दूसरा चीज ये कि किरण किसी चीज को धक्का कैसे दे सकता है, इसका मतलब है कि इन किरणों का निर्माण कुछ कणों से हुआ है। नहीं आया ना बात समझ में? टॉर्च ऐसे जलाओगे, सामने वो प्राची है या हम ऐसे ऐसे खड़े हैं, मान लो तुम मेरे ऊपर टॉर्च जलाए तो हमको धक्का लग गया, तो इसका मतलब क्या है कि टॉर्च में कुछ पावरफुल चीज, कोई द्रव्यमान वाला चीज है जिस वजह से हमको चोट या दर्द महसूस हुआ। टॉर्च ऐसे जलाएंगे तुमको चोट लग जाएगा। चोट क्यों लग रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कोई पार्टिकल्स निकल रहे होंगे जिस वजह से तुमको क्या लग रहा है, चोट महसूस हो रहा है। उसी प्रकार से अगर यहां पर हम कोई कण रख दें और वो उसको धक्का भी दे रहा हो और तेजी से धक्का दे रहा हो, तो तेज धक्का का मतलब है वेग है उसमें, सही है ना? तेज धक्का का मतलब होता है कि उसके अंदर वेग है। दूसरा चीज, धक्का कैसे दे सकते हो, तुम्हारे अंदर द्रव्यमान है क्या? तो एक किरण जिसके अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो, यानी इसके अंदर कुछ कणों से मिल करके ये किरण बनते हैं। हुआ? नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? आया ना बात समझ में? तो वो जो कण है जिसके वजह से ये धक्का दे पा रहा है, उसी कण का नाम पड़ेगा आगे जाकर के इलेक्ट्रॉन। देखो कैथोड किरण, हम लोग क्वेश्चन क्या लिखे, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने के लिए किसके पास जाना पड़ रहा है हमको? कैथोड किरण के पास। उन कैथोड किरण कहां से बनते हैं? कैथोड से। कैथोड से निकलने वाली किरण कैथोड किरण, और उन कैथोड किरणों का निर्माण जिन कणों से हुआ है, इसके जस्ट बाद लिखेंगे हम लोग, उन कैथोड किरणों का निर्माण जिन कणों से हुआ है, उन कणों को हम किस नाम से पुकारेंगे? इलेक्ट्रॉन के नाम से पुकारेंगे। जे थॉमसन, उन्होंने इस पर रिसर्च किया आगे जाकर के, इसी विसर्ग नली पर, तब उनको ये सब बात पता चला जो अभी हम आपको लिखवा रहे हैं। 2 पॉइंट हो गया ना, इन किरणों का वेग ज्यादा होता। तीसरा बिंदु लिखिएगा, इन कणों में द्रव्यमान होता है। कण नहीं बाबू, किरणों, इन किरणों में द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। हो गया? लिखोगे आगे, आगे लिखिएगा, लिखोगे इन किरणों के रास्ते में, इन किरणों के रास्ते में इन किरणों के रास्ते में कोई पदार्थ को रख दिया जाए, कोई पदार्थ को रख दिया जाए, रख दिया जाए, तो कैथोड किरणें, तो कैथोड किरणें उन पदार्थों को, कैथोड किरणें उन पदार्थों को, उन पदार्थों को उष्मित कर देती है, उन पदार्थों को उष्मित, उन पदार्थों को उष्मित कर देती है। पूर्ण विराम। हम किसी पदार्थ को हीट कब करते हैं? फ्रिक्शन, घर्षण, यही से होगा ना बाबू। सामने है और घर्षण कैसे होगा? ऐसे हल्का सा से उष्मित कर पाओगे, हल्के से नहीं। कब होगा? जब ये बहुत ही तीव्रता से किया जाए तो बहुत जल्दी ये उष्मित हो जाएंगे। बहुत तरह का प्रमाण मिल जाता है, यानी किरण बहुत तेज गुजरती है,
इन किरणों के अंदर क्या है, कुछ पार्टिकल्स होंगे जिस वजह से ये रास्ते में रखे गए किसी पदार्थ में क्या करती है, फ्रिक्शन उत्पन्न करती है। फ्रिक्शन मींस घर्षण उत्पन्न करती है, और इस घर्षण की वजह से पदार्थ क्या हो जाते हैं, उष्मित, हीट अप हो जाते हैं। सही है बात। तो देखो कारण लिखाना एक बात है, वो तुम बोल रहे हैं ना, थोड़ा देर पहले भी यही बात बोला, लिखाना एक बात है, कॉपी में लिखाने भर से नॉलेज नहीं होगा, उसके कारण को तलाशो। कारण नहीं है लिखा, बट कारण तो हम तलाश सकते हैं। हम लोग ये पढ़े हैं ना, घर्षण पढ़े ना 9th में। अच्छा, और कार्य ऊर्जा शक्ति हम लोगों का एक चैप्टर भी अपना है पढ़ने का, तो फिर वहां भी हम लोग अच्छे से इसके बारे में फिर से दोबारा से इन सब चीजों को सीखेंगे। लेकिन अभी तो टॉपिक में आ गया ना बात, अभी आ गया तो क्या इसको छोड़ देंगे भाई, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, नहीं कर सकते, करना है थोड़ा बहुत तो बात कर लेना चाहिए। तो फ्रिक्शन कब उत्पन्न होगा, हल्के हल्के से तो नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो आपको बात होगी कि ये इनका वेग बहुत ज्यादा होता है, दूसरा या पहला पॉइंट में हम आपको बताया। तो अगर इनका वेग ज्यादा है तो रास्ता में किसी को रखोगे तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, घर्षण भी ज्यादा होगा। अब वो घर्षण क्यों होगा, क्योंकि इसमें द्रव्यमान है ना, इस हाथ में भी द्रव्यमान है। हम एक वस्तु को रखते हैं बीच में, तो उस वस्तु में क्या है, द्रव्यमान। अब इस वस्तु को रखे तो अगर इसमें कोई, इस लाइट में अगर कोई कण मौजूद है तभी ना वो फ्रिक्शन उत्पन्न करेगा, वरना प्रकाश कैसे फ्रिक्शन उत्पन्न कर सकता है। इसका मतलब है ये किसी ना किसी पार्टिकल से बने। हर एक गुण इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कैथोड किरण किसी ना किसी कण से बने हैं। सही है बात। अच्छा आगे कितना हो गया, 4 हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। अब नीचे आइए, पैराग्राफ चेंज करिएगा, उसमें लिखिएगा 4 पॉइंट हो गया, बहुत हो गया। एक मिनट बस, क्या करते, 6 पॉइंट लिख दे, इसके ऊपर था। अरे 4 पॉइंट हो गया, बहुत हो गया, वो तो जरूरी था ना, इसके ऊपर प्रयोग था तो जरूरी था। अभी यहां पर जितना भी इसका गुण है, सब गुण बस आपको किसकी ओर इशारा करा रहा है, इलेक्ट्रॉन की ओर। ये देखो इलेक्ट्रॉन जैसा कोई चीज है, क्योंकि इसके अंदर इनका निर्माण कुछ कणों से हुआ है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, हाँ लिखिएगा, जब विसर्ग नली में, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, अब लिखिएगा, जब विसर्ग नली में अलग अलग गैस, जब विसर्ग नली में अलग अलग गैस, अलग अलग गैस इसी प्रकार से रखे गए, इसी प्रकार से रखे गए और उनका अवलोकन किया गया, ऑब्जर्वेशन, और उनका अवलोकन किया गया, तो प्रत्येक स्थिति में, अवलोकन किया गया तो प्रत्येक स्थिति में इसी प्रकार किरणें, प्रत्येक स्थिति में इसी प्रकार किरणें उत्सर्जित हुईं, प्रत्येक स्थिति में इसी प्रकार किरणें उत्सर्जित हुईं। इसी प्रकार किरणें उत्सर्जित हुईं जो इस बात को सत्यापित कर रही थीं, जो इस बात को सत्यापित कर रही थीं कि इन कैथोड किरणों का निर्माण अवश्य ही अन्य मौलिक कणों से हुआ है, अवश्य ही अन्य मौलिक कणों से हुआ है, अन्य मौलिक कणों से हुआ है, जिनकी प्रवृत्ति ऋण आवेश की है, जिनकी प्रवृत्ति ऋण आवेश की है, जिनकी प्रवृत्ति ऋण आवेश की है।
ऋण आवेश की है, पूर्ण विराम। लिखोगे सर जे जे थॉमसन, सर जे जे थॉमसन थॉमसन ने 1897 ईस्वी में, सर जे जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में कैथोड किरण का कैथोड किरण का कैथोड किरण का विस्तृत अध्ययन किया, विस्तृत अध्ययन किया, विस्तृत अध्ययन किया और कैथोड किरण के मौलिक कण और कैथोड किरण के मौलिक कण, कैथोड किरण के मौलिक कण अर्थात इलेक्ट्रॉन का पता लगाया, अर्थात इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। हो गया? चलिए अब बस मैथ है, उसको नोट कर लेते हैं, बस आज के लिए इतना काफी रहेगा। मैथ माने होमवर्क वाला मैथ नहीं, इसका मैथमेटिकल वैल्यू, मैथ नहीं, मैथमेटिकल वैल्यू। आर ए मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का पता लगाया था 1908 में, 1908, और इसके लिए उनको 1928 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अगर चाहो तो तुम वो भी लिख सकते हो। 1928 में आर ए मिलिकन को नोबेल प्राइज भी मिला था, इसीलिए क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश का, कि ऋण आवेश प्रवृत्ति का होता है, इसका पता लगाया था। तो ये एक जनरल नॉलेज है, तुम चाहो तो इसको रख भी सकते हो कि आर ए मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का पता लगाया था, और इसलिए कब पता लगाया था? 1908 में, और इसके लिए उनको 1928 में नोबेल प्राइज भी मिला था, इसी के लिए, आवेश का पता लगाने के लिए। अब एक सवाल तुम हमसे कर सकते हो, सर थॉमसन तो E/m निरपेक्ष द्रव्यमान का, E/m का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? निरपेक्ष द्रव्यमान। कितना होता है? 1.76 गुने 10 पर पावर 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कूलॉम और द्रव्यमान के लिए ग्राम। तो 1.76 इंटू 10 पे पावर 8 कूलॉम अपॉन ग्राम है। ये तो क्या पता चला? निरपेक्ष द्रव्यमान। सही है ना बात? सर जब थॉमसन कब दिए थे बाबू? 97 है ना? तो सर 1897 में थॉमसन को तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, जानकारी भाई, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पता तो 1908 में लगा। तो जब इनके पास इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो इन्होंने E/m का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया? सोचने वाली बात है, नहीं सोचना है? अपने आप से सवाल नहीं कर सकते इतना सा कि सर E/m का वैल्यू कोई बंदा दे रहा है, जबकि E का वैल्यू कितने साल के बाद आया है? देख लीजिए, 3 और 8 11 साल के बाद, है ना? तो ये जो प्रयोग में ये निकाले थॉमसन का, हम लोग इसीलिए तो क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने ये चीज प्रयोग में कैलकुलेट करके निकाला है। मतलब मैथमेटिकल नहीं किया, अपने प्रयोग के आधार पर निरपेक्ष द्रव्यमान का वैल्यू कितना निकाला? 1.76 इंटू 10 पे पावर 8 कूलॉम, आवेश का मात्रा कूलॉम, अब बटे में कौन है? मास। मास का क्या होता है? ग्राम। तो ग्राम में देखें, प्रयोग के द्वारा निकाला गया। और उसी प्रयोग के द्वारा E/m का वैल्यू ये रहा, और उसी प्रयोग के द्वारा द्रव्यमान का पता लग गया। कितना? 9.109 गुने 10 पे पावर माइनस का 28 ग्राम। हो गया? अभी बात समझ में आया बाबू?
हम आपको टेस्ट में दे देंगे किलोग्राम में वैल्यू, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग लगाते हैं। तो जब आप इसको 1000 से भाग लगाओगे ना, तो 109 गुने 10 पर पावर, ऊपर में -28 है, अब बटे में 1000 होगा, तो वो 1000 जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 बनेगा, तो टोटल हो जाएगा 10 पे पावर -31 किलोग्राम। अगर किलोग्राम होगा तो फिर ग्राम मांगेगा, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। दोनों वैल्यू हम यहाँ पे लिख दिया, दोनों एक ही चीज है, बस अंतर क्या है बाबू, ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में। आवेश का पता मिलिकन के द्वारा लगाया गया, कब लगाया गया, 1908 में। इसके लिए मिलिकन को 1928 में नोबेल प्राइज भी मिला। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में बेसिक बात खत्म हो गया। प्रवृत्ति कैसी इसकी है, इलेक्ट्रॉन की ऋण आवेश, ये भी इनके द्वारा बताया गया। प्रयोग से तो खैर पता चल ही रहा है, लेकिन बताया किसके गया, इनके द्वारा गया, मिलिकन के द्वारा। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे अब किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। कल पढ़ते हैं, कल की क्लास में करते हैं फिर प्रोटॉन, और अगले दिन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में ज़्यादा है नहीं चर्चा, उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में देख लेंगे। नाभिक के बारे में अच्छे से चर्चा होगी उसके बारे में, क्योंकि उसी पर तो पूरा का पूरा एटम का गुण निर्भर करता है। तेईस 28 कैसे हो गया हमको भी नहीं मालूम। इसके अलावा कोई सवाल हो बाबू, कर सकते हो, पढ़कर देख लो, कॉपी एक बार देख लो। अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो कर लीजिए क्लियर। अभी आपको फिर कल ये याद करके लाना पड़ेगा, है ना, कोई बहाना नहीं, कल आपको याद करके लाना होगा इसको। सब क्लियर है, सब क्लियर है। इधर बाबू तुम लोग को कोई सवाल, ये ध्यान रहेगा ना, ये 3-4 बात, हाँ ठीक है। प्रोटॉन का चर्चा भी नहीं किए हैं, है ना। प्रोटॉन का जब चर्चा हो जाएगा, देखो और कितना बात निकलेगा। ये हुआ किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का। इस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को 1837 या लगभग 1838 से गुना करेंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान मिलेगा। यानी प्रोटॉन भारी हुआ कि इलेक्ट्रॉन भारी हुआ, प्रोटॉन भारी हुआ। इसलिए हम लोग जब पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन निकल के वहां चला गया, इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला गया, प्रोटॉन का ही नहीं निकलता है। कोई सवाल पूछ सकता है ना तुमसे, नहीं पूछेगा। हर बार नहीं बोलते कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकल करके उसके पास चला गया, उसका एक इलेक्ट्रॉन होने से नहीं करते रहते ऐसे, क्यों, यही का है नाच रहा है, इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर होता है। ये क्या बात हुई, इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर होता है। तो जवाब देंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में 1837 गुना हल्का होता है। यस, 1838 लगभग, लगभग बोल रहे हैं, एक आगे पीछे 37 38, 1837 1838 गुना हल्का है। मतलब अगर प्रोटॉन 1838 ग्राम का है ना, तो ये भाई साहब जो होंगे वो 1 ग्राम के होंगे। कौन, इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ज्यादा जल्दी उछल कूद कौन मचाएगा, समझ में आ रहा है बात, जानकारी मिलता है ना। अभी हम लिख सकते थे, बट प्रोटॉन के बारे में तो पढ़े ही नहीं, तो कैलकुलेशन हुआ नहीं। अब एक काम तुम घर जाकर भले कर सकते हो, वो क्या है, अभी देखो बाबू, ई का वैल्यू तुम्हारे पास है ना, यही ना ई है बाबू। एम का वैल्यू कहां गया, ये देखो, ये एम का वैल्यू हो गया, या ग्राम वाला इसको लो। तो तुम क्या करना, घर पे जाके 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 को भाग लगाना 9.109 इंटू 10 पे पावर -28 से। अब ये कूलॉम प्रति ग्राम मिलेगा ना। इस वैल्यू को घर में बनाकर देखना कि क्या तुम ये निकाल पाते हो कि नहीं, ई अपॉन एम। इससे पता चलेगा कि थॉमसन ने जो ई अपॉन एम प्रायोगिक रूप से दिया था, वो मैथमेटिकली जस्टिफाई होता है या नहीं होता। क्या बात समझ में आया, हम क्या बोल रहे हैं। आवेश इलेक्ट्रॉन का कितना है, 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलॉम। साथ ही एम, एम का मतलब है मास, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास है, एम है किसका, इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसको वैल्यू कितना है भाई, इलेक्ट्रॉन का मास 9.109 इंटू 10 पे पावर -28 ग्राम, क्योंकि उन्होंने कूलॉम प्रति ग्राम निकाला था, तो हम भी निकालेंगे कूलॉम प्रति ग्राम। इसको हल करोगे, अब तुम बोलोगे सर कैसे हल होगा बाबू, 10 वाला है ना -19, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो 10 पावर प्लस में 28 हो जाएगा। सही है बात, आराम से तुम सिर्फ इसको हल करोगे बस। क्लियर, कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और तब देखिएगा कि ये बंदा जो प्रायोगिक रूप से 1.76 गुने 10 पावर 8 लाया था, क्या सच में हम लोगों को उतना मैथमेटिकली प्राप्त होता है या नहीं होता। क्योंकि प्रयोग में बाबू मालूम है ना, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है,
लेकिन प्रयोग में भी कोई बंदा अगर सटीक वैल्यू ला रहा है, इससे उस बंदे का कद जो होता है बढ़ जाता है। जैसे 9th में हम लोग पढ़ते हैं ना टॉमसन का परमाणु मॉडल, कि इलेक्ट्रॉन कहां है जी, तो बोलते क्या है कि पूरे तारबूज में जो बीज होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन है। कहा है टॉमसन का पढ़ते हैं परमाणु मॉडल, फालतू है सर। जब पढ़ना हमको रदरफोर्ड का ही है, जब पढ़ना हमको बोर का ही परमाणु मॉडल है, तो फिर हम लोग जो अभी जिस साइंटिस्ट के मॉडल पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं वो क्या है, नील बोर का है। बोर का परमाणु मॉडल हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग फिर टॉमसन को क्यों पढ़ते हैं? मत पढ़ो टॉमसन को, तुम नहीं पढ़ो टॉमसन को, देखो क्या होगा तुम्हारा। अगर टॉमसन नहीं होते तो ये प्रयोग कभी आगे नहीं बढ़ा होता। बस यही होता, कैथोड किरण मिल गए, ताली बजाओ, मिल गए, बस ऐसा तो कुछ नहीं। इस मेथड को वो बंदा आगे लेके गया। जो हम आपको गुण लिखवाए ना, 4 या 5 जो भी गुण लिखवाए, वो गुण का अध्ययन करने वाला आदमी कौन था? वो टॉमसन ही थे, जिन्होंने इस पद्धति का गुण का अध्ययन किया। और गुण के अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकला? हर बार एक बात कि इस किरण में जरूर कोई द्रव्यमान वाला कण है, और उस कण का नाम क्या है, प्रवृत्ति कैसी है, नेगेटिव वाली प्रवृत्ति है। क्यों? क्योंकि वो यहीं से निकल रही है। पहले इसमें हीलियम गैस भरे होंगे, फिर नियॉन गैस भर के देखे होंगे, आर्गन गैस, अलग अलग गैस को रख रख करके वो चेक किए होंगे कि हर बार क्या देख रहे हैं, किरण इधर से ही निकल रही है, बार बार किरण इधर से ही निकल रही है, बार बार एक जैसा गुण। इसका मतलब ये फिक्स्ड गुण है। फिक्स का मतलब निश्चित हो गया, ये बात किसी एक के लिए काम नहीं करता, ये सभी के लिए काम करता है। तो उसको क्या नाम दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का सिंबल, ध्यान रखिएगा E-, और केवल इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करोगे तो केवल E लिख दोगे। E बराबर इसका अपना मतलब ही हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कल मिलते हैं, आज बहुत गर्मी है।